जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आभार जीके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो 4 फरवरी से 16 फरवरी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया शिफ्टों में, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का आज एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली जो कि एनालिसिस करवाता हूँ, इससे आप लोग को पता चलेगा कि एनालिसिस देख के कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग ये सब टॉपिक को पढ़कर और भी अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग से मैं वादा करता हूँ जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब 100% रियल क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रामकृष्ण मिशन आंदोलन किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन है जो कि अब बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में, जो कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला की पॉइंट है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था ना एसएससी टेस्ट को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1875 ईस्वी को। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। यहाँ देखिए, हो सकता है आपके पूछ दे कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया। तो 1 अप्रैल 1875 को। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? देखिए ये भी पूछा जाता है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और एक किया था किसने? श्री धरुल नायडू ने किया था। किसने? श्री धरुल नायडू ने। कब किया था? तो 1864 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। जो नटवरी नृत्य है वो किस नृत्य के शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। देखिए हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो या स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, तो उसमें नृत्य से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग, यदि आप लोग के पास अभी टाइम है, यदि आप लोग का एग्जाम अभी नहीं है, तो नृत्य से जरूर करके जाइएगा। नृत्य से इस पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर एक शीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ये फिक्स है कि नृत्य से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग नृत्य को करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग के एग्जाम में नृत्य से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सके। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है? तो भारत जो कि है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ जो कि भारत स्थलीय सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार भी पूछा गया है। उसका नेक्स्ट, चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि जो आपके एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब सहायता कर सके। सबसे फर्स्ट की पॉइंट है, भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाते। देखिए भारत जो कि 7 देशों के साथ स्थलीय और जलीय दोनों भी बनाता है। तो आप हो सकता है आपकी बार पूछ दे कि यदि आपकी बार स्थलीय पूछा है तो अगला बार जलीय पूछ देगा कि जलीय कितने देशों के साथ बनाता है। तो ये भी 7 देशों के साथ ही बनाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत 3 देशों के साथ जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा बनाते। देखिए 7 देशों के साथ स्थलीय बनाता है और 7 देशों के साथ जलीय, लेकिन 3 ऐसा देश है जो दोनों बनाता है, स्थलीय और जलीय दोनों। तो सबसे पहला कौन सा? पाकिस्तान है, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार। इस बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश जो कि है स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है। तो इसमें से 3 गो अलग देश दिया हुआ था, उसमें एक बांग्लादेश दिया हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब भी आपका एग्जाम हो ना, तो एक भी क्वेश्चन जो कि है आप लोग के यहाँ से नहीं छूट सके। क्योंकि देखिए यदि जीके जीएस में जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी है, यदि आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो नहीं बन पाता। लेकिन अधिकतर जो कि है आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो कि सही कर दीजिएगा। यदि पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप लोग 25 में 24 तक आराम से कर जाइएगा। तो आप लोग अच्छे से सिलेबस जो भी है, यदि आप लोग का अभी एग्जाम नहीं है, लास्ट में है, तो आप लोग जरूर पढ़िए जो जो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस लेवल का क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, ताकि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर सकें। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एलन ओक्टिवन ने किया था। किसने किया था? एलन ओक्टिवन ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था।
एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस। ह्यूम वो ह्यूम इसको कहते हैं, ओ ए ओ ह्यूम। आप लोग जानते हैं कि शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम आप लोग याद रखेगा, लेकिन इसका जो कि यदि पूरे नाम क्या है तो एलन ऑक्टियन ह्यूम है। तो आप लोग ए ओ ह्यूम रख याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम। चलिए उसका नेक्स्ट, ये किस लिए किया था, तो शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ये जो कि जो भी भारत के नौजवान थे, तो उसके लिए एक संघ बनाने के लिए जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। और कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो 1885 ईस्वी में। और किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम वाला बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक कौन है, तो ये ए ओ ह्यूम है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। चलिए इसका अगला की पॉइंट है, दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद व्योम चंद्र बनर्जी ने इसके पहले अध्यक्ष बने। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर एग्जाम पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी की स्थापना के बाद जो कि सबसे पहला जो कि अध्यक्ष कौन थे, तो व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योम चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन था, व्योम चंद्र बनर्जी। उसका नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर एग्जाम पूछ दे। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे है। कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो कि वर्तमान अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। सो जो भी है ना, इससे इसी से रिलेटेड जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसदीय सरकार का विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया, तो भारतीय संविधान की जो संसदीय सरकार है वो ब्रिटेन से लिया गया। किस देश का संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन देश का संविधान से जो कि संसदीय सरकार लिया गया है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है, और एकल नागरिकता जो कि लिया गया है ब्रिटेन से। देखिए आप लोग ये जरूर याद रखिए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। ये बहुत और एग्जाम पूछा जाता है। और अब की बार जो कि संशोधन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसलिए आप लोग संशोधन का जरूर करके जाइएगा। उसका नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के देश से के कौन कौन सा संविधान दिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो कि है इसी देश के संविधान से लिया गया। उसका नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव की विधि है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के देश के संविधान से जो कि है लिया गया। कौन सा, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। उसका नेक्स्ट देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि कौन कौन सा लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो किस देश का संविधान से लिया गया है, तो ये जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि कौन सा संविधान संशोधन लिया गया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि यदि राष्ट्रपति को चाहे तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उसको, राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा जो कि हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को। बेंगलुरु को जो कि भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको, तो बेंगलुरु को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावरा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो जावरा नृत्य जो कि है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मैं आप लोग को फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग नृत्य से जरूर करके जाइएगा। नृत्य से इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन जो कि नृत्य में पूछा ही जा रहा था। आप लोग नृत्य जरूर करके जाइएगा, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है नृत्य से। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं, तो कमला नारायण जो कि भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। भारतनाट्यम के लिए जो कि है कौन, कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं, तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के जो लिए कमला नारायण जाने जाते हैं। तो ये योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो योजना आयोग का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना। इसका सही आंसर जो भी मारेंगे रोजगार देना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो रोजगार देना। देखिए अब की बार जो कि है आयोग से 5 वर्षीय योजना से जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, हर एक सीट में
1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक ठो पंचवर्षीय योजना और एक ठो योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में जो है उसके बारे में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो पूछेगा वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए इसका नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग के जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। और कब, तो 2015 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए की पॉइंट भी आप लोग देखते जाइए, इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल सकेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को जो कि ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 1 से 2 या किसी सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग साइंस को थोड़ा मोड़ा यदि कर लीजिएगा रिवीजन तो आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करता है कि दर को क्या कहते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बात दर को पूछ दे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि डब्लू बराबर जो कि होता है क्या, एफ कोस थीटा जो होता है वही जो कि होता है इसका सूत्र किसका, तो कार्य का। याद रखिएगा कार्य का सूत्र क्या होता है, तो एफ कोस थीटा। चलिए इसका नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय। देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे जो कि समय इसका शक्ति का सूत्र होता है। और कार्य का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ कोस थीटा, मतलब बल गुना विस्थापन होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आज के एग्जाम जो कि पूछा गया कि चीन में जो कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, ये जो कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के जो कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि आगामी जो आपके होने वाला है उसमें ये सब पूछा जा सकता है। पहला है, बौद्ध धर्म चीन में सबसे बड़ा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और सबसे प्रचलित धर्म है। देखिए हो सकता है पूछ जाए कि सबसे प्रचलित धर्म जो कि है चीन में कौन सा है, तो बौद्ध है। उसका नेक्स्ट है, 2023 के अनुमान बताते हैं कि चीन में लगभग 470 मिलियन बौद्ध है। मतलब कितना, 470 मिलियन जो कि लगभग बौद्ध है। या देश के 1.4 बिलियन निवासियों का लगभग 33.4%। यदि परसेंटेज में पूछेगा कि चीन में जो कि कितना परसेंट बौद्ध धर्म अपनाया गया, कितना लोग अपनाया है, तो 33.4%। यदि संख्या में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 470 मिलियन। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रूपी नृत्य जो कि है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है, जम्मू कश्मीर से जो कि है रूपी नृत्य संबंधित है। देखिए आप लोग को नृत्य भी क्वेश्चन हर एक बार जब भी जीडी का एग्जाम हुआ है तो नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार क्वेश्चन भी जो कि है नृत्य से पूछे गए हैं। तो रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए कुछ राज्य का जो कि लोक नृत्य देख लेता हूँ, जो कि बहुत ही प्रचलित है, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग को पूछा जा सकता है। सबसे पहला पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, छाऊ और अस्थाई डांस। देखिए ये छाऊ बहुत बार पूछा जाता है कि छाऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। आप लोग इतना याद नहीं रखिएगा, कम से कम छाऊ आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट है, पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो भांगड़ा, गिद्धा, दपक, धमाल और टंकरा। इसमें भांगड़ा याद रखिएगा, भांगड़ा जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो भांगड़ा। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा, तो घूमर, गन्ना गौर,
झूलन लीला और कोलबलिया और छारी। देखिए छारी बहुत अब पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो छारी। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के समय में क्या है कि समय बहुत कम है। यदि आप लोग का 20 तारीख 23 तारीख एग्जाम है तो तब आप लोग के पास कितना है, लगभग 15 से 16 दिन बचा हुआ, तो इसमें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोक नृत्य जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन कौन सा है, तो भारतनाट्यम है, कुमी है, कोल्टम है, कवाड़ी है और अट्टम है। इसमें को जो कि है भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु को जो कि है ये बहुत ही प्रचलित है। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन 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 सा, तो चेपली है, गढ़ा बाली है, कुमायूं यानी है, कजरी है, झोरा है और सलीसा। ये सब जो कि उत्तराखंड का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा कौन कौन सा है, तो झूमर है, फाग नृत्य है, केप है, धमाल है, लूर है, ये सब जो कि गागोर है, ये सब हरियाणा का लोक नृत्य है। इसमें जो कि है झूमर आप लोग याद रखिएगा, एक तो फाग नृत्य याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो पहला है नौटंकी। ये नौटंकी बहुत और पूछा जाता है, नौटंकी याद रखिएगा। रासलीला, कजरा और झोड़ा, दो याद रखिएगा, नौटंकी और रासलीला। ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, चपचार क्रूट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो चपचार क्रूट त्यौहार जो कि भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। याद रखिएगा मिजोरम में जो कि भारत का क्या माना जाता है, चुपचाप क्रूट त्यौहार। देखिए त्यौहार से नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए तो इससे रिलेटेड जो कि कुछ प्रमुख त्यौहार है उसका किस राज्य में मनाया जाता है वो देख लेता हूँ। सबसे पहला है होली। होली जो कि कई कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सब मध्य प्रदेश हो गया, ये सब होली का जो कि है प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा भी जो कि ये त्यौहार कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे हो गया क्या होगा, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब में जो कि है दशहरा त्यौहार बहुत ही मनाया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है उगादि। उगादि जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उगादि त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है बिहू। बिहू जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। ये उस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू जो कि किस राज्य का किस राज्य का त्यौहार है, तो असम में। असम में जो कि बहुत ही प्रचलित है बिहू। चलिए इसका नेक्स्ट है लोहरी। लोहरी जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में जो कि मनाया जाता है। लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में। उसका नेक्स्ट है बीसू। बीसू जो कि किस में मनाया जाता है, तो ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है, केरल में जो कि ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए उसका अगला है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। किस में, ओडिशा में जो कि रथ यात्रा मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस में, तमिलनाडु में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कि अवतल दर्पण का, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो कि प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 3 में जो कि है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों जो कि संविधान 3 में उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो कि पूछा गया। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो कि है वायुमंडल के झोंक मंडल में बनते हैं। जो भी इसका आंसर मारेंगे झोंक मंडल में, उसका आंसर सही है। बादल कहाँ बनते हैं, तो झोंक मंडल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो ये जो कि भारत जीता है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत। जो भी आंसर आप लोग मार रहे होंगे भारत, उसका आंसर सही है, भारत। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 5 वर्षीय योजना पीसी महालोनिवास मॉडल पर आधारित है, तो आप लोग जानते हैं कि दूसरा 5 वर्षीय योजना। देखिए 5 वर्षीय योजना से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो आप लोग जितना भी 5 वर्षीय योजना आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि किस मॉडल पर जो कि आधारित है, इसमें दूसरा 5 वर्षीय योजना में किसका उल्लेख किया गया है, तो ये सब जो कि आप लोग करके जाइएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना। आप लोग देखें कि योजना आयोग से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना था। आप लोग याद रखिएगा, रोजगार देना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो कि खान अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खां को। जो भी आप लोग आंसर बा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फर खां, उसका आंसर सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
रामनाथ जी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो रामनाथ राघवन जी थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदगम, मृदगम जो कि है वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? तो रामनाथ जी राघवन। आप लोग देखिए एक बार वाद्य यंत्र को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए उसके अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का, वित्त आयोग से संबंध प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जो कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। जो वित्त आयोग से संबंध जो प्रावधान था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां, जो भी आप लोग 73वां मारेंगे तो उसका आंसर सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। संशोधन से भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान में पाए गए हैं? तो कुम्हरार, कुम्हरार में जो कि है मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं बिहार में। तो जो भी आंसर आप लोग मारेंगे कुम्हरार, उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप लोग कितना जो कि है सही करके आए हैं एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद प्राप्त है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी का अनुमान से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबों का अनुमान से संबंधित है। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो कि वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को। जो भी आंसर मारेंगे महाराष्ट्र, उसका आंसर सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, उससे रिलेटेड मैं कटअप आप लोग को बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उठना का विलोम शब्द क्या है? देखिए ये जो कि है हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में पूछा गया। एक और नहीं मालूम चल रहा, लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर था कि उठना का विलोम शब्द किससे है? तो गिरना। उठना का क्या हो जाएगा? गिरना हो जाएगा। चलिए तो आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जितना भी मुझे मिल पाया क्वेश्चन, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली एनालिसिस देखने के लिए। चलिए तो आज का क्वेश्चन मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 25 में। जो भी अनुच्छेद 25 में आ रहे हैं उसका आंसर जो कि सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कि देख लेता हूँ अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। ये सब अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखिएगा। यही सब अनुच्छेद जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा। उसका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। जो भेदभाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रोका जाता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है, सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। जो भी सरकारी रोजगार होगा उसमें अवसर की समानता जो कि सभी के बराबर होगा। ये अनुच्छेद किसमें? 16 में कहा गया। उसका अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति चाहे कुछ भी कर सके, वो इसका अपने आज़ादी के मतलब से कर सकते हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 19 में। ये सब अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि से जुड़ा संरक्षण। जो भी अपराध यदि करता है तो उसका कोई दोष पाया जाता है तो उसका संरक्षण किया जाए। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 20 के द्वारा ये कहा जाता है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अनुच्छेद 21 को है, इसको जरूर याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मुफ्त में किसके द्वारा दिया जाए? किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के द्वारा ही जो कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि है फ्री में देता है। किस? तो अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद बहुत जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाइलम का कार्य क्या होता है निम्न में से। तो जाइलम का कार्य क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना, ये क्या करता है, पौधों में जो कि जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाने के कार्य करता है। कौन, तो जाइलम। चलिए से रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला, जाइलम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पौधों की जड़ों से पौधों को अन्य भागों तक पानी और खनिज और कार्बनिक पोषक तत्वों को सहित पोषक तत्वों का परिवहन करना। यही बोल रहा है कि खनिज लवण का जो कार्य किया है, तो पौधों में जो कि है जल तथा खनिज लवणों और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। उसका नेक्स्ट है, जाइलम कोशिका से होकर सबसे बहने वाले पदार्थों को जाइलम सेप कहा जाता है। जहाँ पर जो कि बहता है जाइलम, उसको क्या कहा जाता है, तो जाइलम सेप कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच का योजना किस रूप में जाना जाता है, तो ये आवृत्ति योजना के नाम से जाने जाते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, जो भी आवृत्ति योजना मारेंगे उसका आंसर सही होगा। क्या, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और षष्ठी पंचवर्षीय योजना के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा क्या, आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता है, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना से इस बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना का अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, भारत में आवृत्ति योजना 1978 में शुरू की गई थी। हो सकता है कि अगला बार पूछ देखिए, आवृत्ति योजना की शुरुआत जो कि कब की गई थी भारत में, तो 1978 ईस्वी में की गई थी। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, आवृत्ति योजना और अवधारणा को मुनार मॉडल ने बनाया था। इसको कौन बनाया था, तो मुनार मॉडल ने जो कि आवृत्ति योजना को बनाया था। उसका नेक्स्ट है, आवृत्ति योजना का मुख्य लाभ यह है कि ये लचीले होते हैं। आवृत्ति योजना किस प्रकार के होते हैं, तो ये लचीले होते हैं, कठोर नहीं होते, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपकी बार। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है निम्न में, तो बेगूसराय। बेगूसराय देखिए सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है विश्व में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, हनोई जो कि है वियतनाम की राजधानी के हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। देखिए आप लोग को जो ऑप्शन में जो दिया रहा है वही मारिएगा। देखिए ये वियतनाम भी सबसे प्रदूषित शहर है। उसका नई दिल्ली, देखिए नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत का यदि सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। लेकिन हनोई जो कि विश्व का है, और एग्जाम ये जो कि है एग्जाम में जो हनोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, बेगूसराय दिया हुआ था। पढ़िए बेगूसराय बारे में क्या कह रहा। बेगूसराय बिहार का शहर है, और इसे भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में शामिल किया गया है। किसको, तो बेगूसराय को। यदि हनोई नहीं दिया रहा है तब क्या मारिएगा, बेगूसराय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में भारत में जो कि है 448 अनुच्छेद है। आप लोग सोचते हैं कि 395 अनुच्छेद, तो देखिए ये 395 मूल संविधान में जो कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन हर एक संशोधन में जो कि एक क्या होता है, अनुच्छेद बढ़ जाता है। तो अभी तक 100 अनुच्छेद 100 से प्लस हो चुका है, और इसमें 448 जो कि अनुच्छेद कुल हो चुके हैं। यदि मूल संविधान में पूछ देगा तो 395, और ऐसे यदि पूछेगा तो 448। उसका चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट दे लेता हूँ। सबसे पहला है, संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद शामिल है, 395 अनुच्छेद। लेकिन यदि मूल संविधान में नहीं देखे, यदि इसी तरह पूछ दे तो कितना होगा, 448। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है, भारत का जो कि सर्वोच्च कानून कौन सा है, तो संविधान है। संविधान से बड़ा जो कि कोई भारत में कानून नहीं है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ये इंदौर गांधी इंडोर स्टेडियम जानते हैं आप लोग, नई दिल्ली में है। इसी में जो कि खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। किस स्टेडियम में, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। वो कहाँ है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तो नई दिल्ली में। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया।
जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो वो इसका मुख्यालय जो कि किसके नाम पर घोषित किया गया, तो बाल विकास के ऊपर। किसके ऊपर? बाल विकास के ऊपर। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर बाल विकास के ऊपर होता। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या था मूल रूप से। क्वेश्चन इसी तरह था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो कि 382 लोग रहते हैं भारत में। उसका नेक्स्ट है, इसका की पॉइंट कुछ देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। पहला, 2011 के जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था। कितना था? 382 जो कि जनसंख्या घनत्व था, जो आपको आप लोग बताए हैं पहले। उसको देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट है जनगणना 2011 भारत के 15वें जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं। देखिए, यदि पूछेगा कि जनगणना जो 2011 में हुआ था वो भारत का क्यामा जनगणना है, तो 15वें जनगणना है। यदि पूछेगा आज़ादी का क्यामा जनगणना, आज़ादी के बाद, तो 7वां जनगणना जो कि आज़ादी के बाद का जनगणना है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है पहली जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो कि भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले बार जनगणना भारत में कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल्म RR के लेखक कौन है। आप लोग देखेंगे कि जो फिल्म RR है उसका लेखक कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद है। कौन है? विजेंद्र प्रसाद। तो जो भी इसका आंसर मारेंगे विजेंद्र प्रसाद, उसका आंसर सही है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात बाल वाला कौन सा है, तो हरियाणा है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता हूँ कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और कम पूछेगा क्या हो जाएगा? हरियाणा। यहाँ पर जो कि 972, 1000 पुरुष 1000 जो कि है बालक पर कितना, 972 जो कि है बाल की है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है भारत का सभी बाल लिंगानुपात 919 है 2011 का जनगणना अनुसार। यदि पूछ देगा कि भारत के सभी बाल लिंगानुपात की संख्या कितना है, तो 919। इसका मतलब हुआ कि 100 पर जो कि है बालक पर कितने बाल, 1000 बालक पर कितने बाल की है, तो 919। इसका मतलब यही हुआ कि 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अभी आप लोग बताएं, अनुच्छेद 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? राज्य तथा संघ क्षेत्र से। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 ईस्वी में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 5 वर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो कि भारत के 5 वर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति दी गई थी। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है दलखाई किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, तो दलखाई जो कि उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। किस राज्य के, तो उड़ीसा राज्य के जो कि दलखाई महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के जीडीपी के गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो भारत के जीडीपी के जनगणना के लिए जो कि है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो भारत में जीडीपी होता है। जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। आज 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा, ताकि इन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते। तो चलिए, आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। पूछा गया था बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो 26 मार्च 1947 हुआ था ना। बांग्लादेश जो कि अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, 26 मार्च को मनाता है। कब मनाता है? 26 मार्च को। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च को जो कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि अभी यदि आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है
तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला की पॉइंट है, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। देखिए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। इसलिए जो कि 26 मार्च को क्या माना जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है अगला सीट में ये क्वेश्चन पूछ दे कि बांग्लादेश जो कि कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसे उसके बाद है, इस दिन से बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। इसी दिन से मतलब 26 मार्च से ही जो कि बांग्लादेश क्या किया, अपना स्वतंत्र दिवस मनाने स्टार्ट किया। और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इससे नेक्स्ट की पॉइंट है, 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद की घोषणा मिली। देखिए पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान के हिस्सा था। लेकिन ये जो कि पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश पाकिस्तान टूटा, तो पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया? बांग्लादेश के रूप में बन गया। तो ये कब जो कि हुआ था? तो 25 मार्च 1971 को। 25 मार्च 1971 को जो कि घोषणा किया गया, पाकिस्तान से आज़ादी मिल गया। किसको? तो बांग्लादेश को। और मनाता है स्वतंत्र दिवस कब? तो 26 मार्च को। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था? तो 25 मार्च 1971 ईस्वी को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की पॉइंट है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली, मतलब बांग्ला जो कि है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो बंगाली है। इससे आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। किस भाषा समूह से संबंधित है? तो आर्यन भाषा, और संस्कृत से भी संबंधित है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ दे। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, शेख मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अगुआ थे। अगुआ मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? तो ये शेख मुजीब थे। ये भी क्वेश्चन भारत के बहुत बहुत सारे एग्जाम पूछा गया ये क्वेश्चन कि बांग्लादेश का जो कि संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीब थे। कौन? शेख मुजीब। चलिए उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीब को जो कि बांग्लादेश का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, किस वेद में सबसे पुरानी वेद संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई? तो सबसे पुरानी संस्कृति के बारे में जो कि ऋग वेद में दिया गया। आप लोग जानते हैं कि सबसे जो कि है पुरानी वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है। और ऋग वेद में ही पुरानी वेद संस्कृति के बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो कि आज का आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी एग्जाम देख रहे हैं, कि ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है नहीं। मैं क्वेश्चन कहाँ से करवाता हूँ? जो आप लोग एग्जाम दे के निकलते हैं और जो कमेंट करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आज का पूछा गया था, तो मैं उसका ये एनालिसिस करवाता हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेद कितना है? तो वेद जो कि 4 है। सबसे पहला है ऋग वेद, दूसरा है यजुर वेद, तीसरा है साम वेद और चौथा है अथर्व वेद। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पहले बताए थे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे प्रथम वेद कौन सा है? तो सबसे प्रथम वेद भी जो कि ऋग्वेद है, और सबसे प्राचीन वेद भी जो ऋग्वेद है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन है एग्जाम पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, साम वेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपासना जो कि किस वेद का सबसे प्रमुख विषय है? तो किस वेद का हो जाएगा? साम वेद का। साम वेद का जो कि सबसे प्रमुख विषय कौन सा हो जाएगा? तो उपासना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, गरबा किस राज्य के लोक नृत्य? देखिए आप लोग को मैं कल है बताया था ना, जो एमटीएस का मैं करवा रहा था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन बताए थे कि गरबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गुजरात का। गो से गुजरात, गो से गरबा। आप लोग को मैं कल ट्रिक से बता रहे थे कि गो से गुजरात, गो से गरबा। तो गरबा जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। देखिए आप लोग को मैं पहले भी बताया हूँ कि नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक सीट में जो कि नृत्य से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग नृत्य करके जरूर जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा था, आप लोग जरूर करके जाइएगा नृत्य का। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जो ताकि आपके एग्जाम में जो होने वाला है इसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला असम। असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है? बिहू है, बिछुआ है और नागा नृत्य है। इसमें दो याद रखिएगा, असम का लोक नृत्य एक बिहू और दूसरा नागा नृत्य। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। उसका नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है? पहला है नौटंकी, दूसरा है रासलीला, तीसरा है काजरी।
काजरी और नौटंकी जो कि ये बहुत बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो नौटंकी, रासलीला और क्या है, काजरी। उसका नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो झूलन लीला। उसका नेक्स्ट है घूमर। दूसरा है क्या, ननी पनिहारी। पनिहारी, देखिए पनिहारी वाला बहुत बार यहाँ पूछा गया कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो पनिहारी, झूलन और लीला, घूमर। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है गुजरात। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। गुजरात, गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो गरबा और डांडिया। डांडिया याद रखिएगा, डांडिया पहले पूछ दिया एमटीएस के एग्जाम में, तो इस बार गरबा पूछा है। तो ये इसी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग नृत्य करके जरूर जाइए। उसका नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार में कौन कौन सा है, तो जटा जटिन और विदेशिया। ये दोनों जो कि बिहार का लोक नृत्य प्रमुख माना जाता है। कौन कौन सा, जटा जटिन और विदेशिया, जो कि बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। उसका नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो करगट्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है अगला स्वीट में पूछ दे कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो करगट्टम, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर जो कि है सितार से संबंधित है। किससे है, सितार से। पूछेगा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला की पॉइंट है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि किससे संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। सितार वाद्य यंत्र बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पंडित रविशंकर। चलिए इसका नेक्स्ट है पंडित राम रामायण। पंडित राम रामायण का कौन है, वाद्य यंत्र कौन सा बजाता है, तो सारंगी। सारंगी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो जो कि है पंडित राम रामायण कौन है, तो सारंगी के लिए। उसका नेक्स्ट है असद अली खान। असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो रुद्र बीना। रुद्र बीना बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो असद अली खान। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ की पॉइंट, ये सब आप लोग करके जाइए, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था। देखिए और जो जो इसका उपनाम था मैं उन सभी को भी करवा दिया हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इसका कौन कौन सा नाम था, तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता, कौटिल्य वाला भी बहुत बार यहाँ पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट है इन्हें चाणक्य नाम अपने गुरु चाणक्य से प्राप्त हुआ था। पूछेगा कि चंद्रगुप्त चाणक्य को जो किया किसके नाम से उसका चाणक्य नाम पड़ा था, तो चाणक्य के नाम से। चाणक्य कौन था, तो उसका गुरु था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य के गुरु का नाम क्या है, तो चाणक्य है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्था का प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र के रचित कौन है, तो ये चंद्रगुप्त है, याद रखिएगा। चाणक्य जो किया है क्या है, अर्थशास्त्र के रचयिता है। इसके अंदर जो किया है राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, इसी सब के बारे में जानकारी दिया गया है। जो अर्थशास्त्र जो कि लेखक कौन है, तो चंद्रगुप्त, चाणक्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थे, तो केंद्र की खोज जो कि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा गया कि केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला की पॉइंट है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। बोलेगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो 1665 ईस्वी में जो कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। पूछेगा कोशिका के जो कि है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बोलेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को जो कि कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का
शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो कि है शरीर का वजन अधिकतम होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस के। तो चलिए, जितना भी अभी तक मुझे क्वेश्चन मिल सका मैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया हूँ। जिस तरह मुझे क्वेश्चन मिलते रहेगा मैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते रहूँगा। यदि आप लोग का अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जितना भी एग्जाम होगा मैं सभी का एनालिसिस कराने वाला हूँ। इससे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं कि समझ करके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए संबंधित है। किसके लिए? संवैधानिक उपचार का अधिकार के लिए। जो भी इसका आंसर में आ रहे होंगे इसका आंसर सही होगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के सक्षम समानता। विधि के सक्षम समानता जो कि कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक। भेदभाव पर जो रोक कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15। उसका अनुच्छेद 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति का आज़ादी। अभिव्यक्ति का आज़ादी जो कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। उसका अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिंधु से जुड़ा संरक्षण। ये जो कि अनुच्छेद 20 में। उसका अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। फिर अनुच्छेद 21 क में क्या है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 21 क में। ये सब अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। चलिए, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत सरकार में चलाया गया था। यानी खिलाफत आंदोलन कौन चलाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो कि चलाया था। कब? तो 1919 से 1922 ईस्वी में इसका गया था। इसका एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था? एक राजनीतिक जो कि धार्मिक आंदोलन था। और इस आंदोलन का मकसद था तुर्की के खिलाफ पद को दोबारा स्थापित करना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या था? तो तुर्की के जो कि था उसका खिलाफत के पद को दोबारा स्थापित करना था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं केरल का जो कि है मोहिनीअट्टम क्या है? केरल राज्य का नृत्य है। कौन? मोहिनी। देखिए, नृत्य से आप लोग का हर एक सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नृत्य को आप लोग जरूर करके जाइएगा। इसे तो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है असम। असम में कौन कौन सा आता है? बिहू। देखिए, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू देखिए बार बार पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का। उसके बाद गुजरात का देख लेता हूँ महत्वपूर्ण। देखिए, गारबा याद रखिएगा। गारबा जो कि गुजरात, गो से गारबा, गो से गुजरात। उसका ये डांडिया राम, ये भी गुजरात में होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में क्या क्या था? तो झूमर, फाग, धमाल, ये तीनों याद रखेगा। बहुत बार ये पूछा जाता है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो किस राज्य का नृत्य है? तो चेपली देखिए उत्तराखंड का नृत्य है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पंजाब। पंजाब में कौन सा? तो भांगड़ा। भांगड़ा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। उसको देखिए राजस्थान में है घूमर, चकरी और झूलन लीला। ये तीनों बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये तीनों का आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। आप लोग नृत्य को अच्छे से करके जाइएगा। नृत्य से हर एक सीट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसका नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य का जो कि विधानसभा में जो धन विधेयक रहता है वो किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का राज्यपाल पर जो कि है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, कुछ राज्य का जो कि है महत्वपूर्ण शक्तियाँ देख लेता है कि राज्यपाल का क्या क्या शक्तियाँ होता है। पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा को बुलाते हैं
स्थगित करते हैं और भंग करते हैं। देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण करते हैं। विधानसभा में अभिभाषण कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होते हैं। वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड इसका हिंदी में होता है विस्थापन बटे समय, इसी को जो कि मीटर बटे सेकेंड का। तो मीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड यदि दिया रहा है इस तरह से भी आप लोग को दिया रहेगा, तो ये आंसर हो सकता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। वेग किसी वस्तु की गति की दर और दिशा को बताता है। यह एक सदिश राशि, वेग देखिए कौन सा राशि? सदिश राशि। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी बार सदिश और अदिश राशि से, आप लोग याद रखिएगा। वेग का गणना करने के लिए फार्मूला v बराबर वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड। आप लोग जो बताएं कि मीटर बटे सेकंड क्या होता है, वेग का जो कि है सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी और एग्जाम में पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथ। डॉक्टर टी.वी. सोमनाथ जो कि है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है। देखिए जो वर्तमान में मंत्री है ना, उससे भी क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया है। तो आप लोग के मैं वीडियो इसी चैनल पर बनाया हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग के नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहाँ से आपकी बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट था टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो भी 3 आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए, और एक क्वेश्चन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न था, मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। चलिए हरित क्रांति के बारे में देख लेता हूँ, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति शुरुआत कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। और इसके नॉर्मल बोरलॉग ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो नॉर्मल बोरलॉग ने। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जो कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इस बार पूछ सकता है जीडी के एग्जाम में, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से देखिए प्रश्न था कि उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। आप लोग जानते हैं उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। देखिए विलोम से जो कि है 3 से 4 क्वेश्चन इस पर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग के पास अभी टाइम है, एग्जाम यदि 20 तारीख 22 तारीख का हो तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। विलोम शब्द इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। देखिए उत्कर्ष का भी विलोम शब्द पूछा गया कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो अपकर्ष है। इस बार विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप लोग विलोम शब्द को जरूर कर लीजिएगा। और देखिए मैथ के परसेंटेज से प्रश्न था। आप लोग जानते हैं कि मैथ से वही प्रश्न परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन जो जिस बार पूछा जा रहा है तो उसी बार इसी यही सब क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा। आप लोग को मैं जीके जीएस का प्रश्न करवा रहा हूँ, तो देखिए देख लीजिए। चलिए लास्ट गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। यदि यहीं पर पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूपी। यूपी जो कि है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये देखिए अब की बार जो कि है जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग जनगणना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विकास करना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को जो कि है विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग को कल भी करवाए में दोनों सीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला सीट में क्या क्वेश्चन था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए अब की बार क्या पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विकास। तो आप लोग योजनाओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी 5 ईयर्स जो प्लान रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है?
तो ये अनुच्छेद 243A में आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243A अनुच्छेद के तहत जो कि है पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो आप लोग देखिए पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग को 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है पॉलिटिक्स से देखने के लिए। तो आप लोग पॉलिटी भी कर लीजिएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब की बार जो कि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। साइंस का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये सब कर लीजिएगा। जीके जीएस का बहुत ही पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हल्दा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हल्दा त्यौहार जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो कि हल्दा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए त्यौहार से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी आप लोग को करवाएं तो उसमें भी एक त्यौहार था। तो अब मैं आप लोग को कल जो कि की पॉइंट जो करवाया ना कि कौन सा राज्य का जो कि त्यौहार क्या है, तो उसी में से ये क्वेश्चन देखिए आज पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का त्यौहार कौन सा है? तो हल्दा हल्दा जो कि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्यौहार भी कर लीजिएगा, नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, इससे क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है? कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता? तो मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश देना जो कि कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है कि कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता है? तो मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश देना जो कि है कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नहीं होता। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुक जाइए थोड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को। 26 मार्च को जो कि बांग्ला अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। कब मनाता है? तो 26 मार्च को बांग्ला अपना। किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो कि है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका? तो चूना पत्थर का। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का जो कि सर्वोच्च पुरस्कार वो अशोक चक्र। ये क्वेश्चन एसएससी एमटेक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक के टीके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, आप लोग जानते हैं भाई, जो कि किसका है? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक की बीमारी से है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लेह शहर जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एमटीएस के साथ साथ ये क्वेश्चन सीजीएल में भी बहुत बार पूछा गया है कि लेह शहर जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो सिंधु नदी के तट पर जो कि बसा हुआ। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? तो चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है यह देश सफेद हाथियों का मतलब सफेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड को जो कि सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो क्या है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रंगों का पता नहीं चलता कि कौन सा रंग जो कि है कौन सा कलर का, इसमें पता नहीं चल पाता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है? तो आंवला में। आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है। किससे? तो आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जहाँ पर जो कि है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है वहीं को गंगा नदी कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या? तो देवप्रयाग। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन पर बने रहेगा, थोड़ा कट गया। चलिए क्वेश्चन क्या है टिहरी बांध किन दो नदियों का संग्राम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलनंगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं का प्रयोग के लिए
किया जाता है? तो समय के लिए। जो समय का मापन होता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देशांतर रेखा के द्वारा, जो कि किसी भी देश अपना समय निर्धारित करता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है? तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। यदि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की दूरी मापना है तो उसके लिए क्या? अक्षांश रेखा से जो कि मापा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ताप्ती नदी से। किस नदी से? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये एक उकाई परियोजना किससे संबंधित नदी है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। पूछे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि है जरूरी होता है खट्टे फल तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर मोहनजोदाड़ो में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काच किसका कास कास जो कि किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का होता है। कास किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। ताप का जो कि एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पूछेगा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य। उसका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर जो कि क्या कहलाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो ऊर्जा। यदि क्षमता पूछेगा ऊर्जा और दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उसका अगला क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये देखिए यहाँ पर न्यूटन लिखा गया है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक के कारण होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। 7 जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीव धारा में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है लिंग का संरक्षण। तो चलिए आज का